मैं स्वागत करता हूँ नीरज अत्री जी का हमारे बीच में। और नीरज अत्री जी उनकी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज चंडीगढ़, और वो ऑथर है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक के। सो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में श्रुति स्मृति संभाषण में। और अ, मैं अत्यंत आभारी हूँ सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। जी, तो पंडित जी, सर, मुझे बुलाने के लिए पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज, सर इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे जाएंगे। जी। थोड़ा बेसिक्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं फिज़िक्स का अध्यापक रहा हूँ और हिस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा नहीं होता था। स्कूल टाइम में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे कभी हिस्ट्री में मेरा बहुत रुचि नहीं थी। मेरा जो फर्स्ट लव या फर्स्ट पैशन है वो फिज़िक्स होता था। जब एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स को स्टडी करना शुरू किया तो समझ में आया कि 2 प्रॉब्लम्स थी उसमें। एक तो जो हिस्ट्री में डिस्टॉर्शंस की हुई थी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, वो डिस्टॉर्शंस बहुत हमें लगा कि बहुत हानि कर रही है हमारे देश का। और दूसरा ये देखा था हमने कि हमारा एक अकेला ऐसा देश है, जिसमें किसी भी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ रिलिजन नहीं है। आप संसार के किसी भी जो अच्छे देश हैं, उनमें चले जाएँ, वहाँ पर जो रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ रिलिजन मिलेगा और कंपैरेटिव रिलिजन की स्टडीज़ वहाँ होती हुई दिखाई देंगी, कोर्सेज़ होंगे, स्पेशल चेयर्स होती हैं। लेकिन हमारा देश इसमें एक अपवाद है और उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारे देश के मैक्सिमम लोग, वो हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, उन्हें ना तो हिंदू धर्म के बारे में कुछ डिटेल में पता होता है और ना ही जो हमारे देश से बाहर के रिलिजन्स हैं, स्पेशली जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो फिर हमें लगा कि इस तरह का एक संस्थान होना चाहिए जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ाए, तो तब हमने इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। तो ये है ब्रीफ में कि नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज़। जी सर, ये आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है भारतवर्ष को, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं सर कि आप अपने मनोरथ में सफल हों। सर, अब हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जो भारतीय एजुकेशन परंपरा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कहा जाता है कि एक समय में हमारा इंग्लैंड से भी बहुत अच्छा एजुकेशन स्तर था। तो किस एरा से, मुगल एरा से या ब्रिटिश एरा से आप समझते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का जो स्तर है वो डिग्रेड होने लग गया? जी, पहले तो जो आपने तुलना की कि किसी समय अंग्रेज़ों से भी अच्छा होता था, तो ये अगर कोई इस वाक्य को सुनेगा तो उसे लगेगा कि इंग्लैंड का तो बहुत अच्छा था और भारत का उससे थोड़ा अच्छा रहा होगा। लेकिन आपको ये जानकर ही आश्चर्य होगा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी तक आते-आते हमारे देश में जो जिसे लिटरेसी रेट कहते हैं, वो 97% से अधिक था। और कई रीजन तो ऐसे थे जहाँ पर शत प्रतिशत होता था, 100% होता था। और इसी समय में अगर आप इंग्लैंड या यूरोप की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर जो लिटरेसी रेट था वो 15 से 17% होता था और वो भी बहुत सीमित होता था। तो ये तो जो आपका जो एक फ्रेज़ था मैं उसको थोड़ा-सा ठीक करना चाह रहा था। दूसरा आपने कहा कि डिक्लाइन कब शुरू हुआ, अंग्रेज़ों के समय से हुआ या मुगलों के समय से हुआ? तो इसका आंसर डिपेंड करेगा कि आप डिक्लाइन किसे कहेंगे? क्योंकि अब हम सबने थोड़ा बहुत ये पढ़ा हुआ है, हालाँकि अभी बहुत कम पढ़ाया जाता है कि एक समय ऐसा था जब भारत में संसार भर के जो स्टूडेंट्स होते थे, वो यहाँ सीखने के लिए आते थे। जैसे आज हमारे देश से लोग अमेरिका जाते हैं, ठीक वैसे ही विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो वो पिनेकल था। अगर आप उस समय के जो लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हों, भले ही ग्रीस से आ रहे हों या मिडल ईस्ट से आ रहे हों या चाइना से आ रहे हों,
वो बताते थे कि हम यहाँ क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन थी। जो डिक्लाइन शुरू होता है, वो शुरू होता है उसके महमूद गज़नवी के आने के बाद। तो आज से 1000 साल पहले आप उसे मान के चलिए, क्योंकि जब वो आ रहा था उसने टोटल 17 या 18 एक्सपेडिशंस किए भारत में, और उसका मुख्य उद्देश्य होता था मंदिरों को तोड़ना, वहाँ का वैभव जो था वो लूट के ले जाना। कोशिश तो उसकी ये थी कि यहाँ पर इस्लामिक शासन स्थापित कर सके, लेकिन क्योंकि यहाँ उस समय हमारे जो योद्धा थे वो उसे करने नहीं दे रहे थे, तो आता था मंदिर तोड़ के धन लूट के चले जाता था। तो जब मंदिर ध्वस्त होता था तो उसी के साथ गुरुकुल होता था, और ब्राह्मण वहीं रहते थे, तो ब्राह्मणों का नरसंहार कर देता था। तो मंदिर और गुरुकुल दोनों उस समय टूटने शुरू हो गए। ये क्रम आप देखेंगे। उसके बाद फिर जो खिलजी वंश आता है, मलिक काफूर निकलता है, दक्षिण तक पहुंचता है, वो विनाश करता है। तो ये वेव्स में हुआ कि पश्चिम उत्तर में से जो पंजाब वाली साइड है, अफगानिस्तान वाली साइड से आते जा रहे हैं, नीचे तक धीरे धीरे पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, और टीपू सुल्तान के आने के अंत तक ये जो हमले हो रहे हैं ये फिजिकल है, फिजिकल एलिमिनेशन है, कि जहां मंदिर है, जहां गुरुकुल है, जहां यूनिवर्सिटी है, जहां कॉलेजेस हैं, तब महाविद्यालय कहते थे, उन्हें तोड़ दिया जाता था, ब्राह्मणों सर, को मार देते। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करूँगा सर, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जो खासकर युवा दर्शक है। जब आपने बोला मंदिर और गुरुकुल, ये आस-पास कैसे रहे, इसकी क्या एक संरचना थी? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ तो लोगों को एक दृश्य क्लियर हो जाएगा। जी, तो जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो 2 ढंग से होती थी। जो तो या शिक्षा व्यवस्था थी वो 2 ढंग से रहती थी। एक तो होता था जो बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आइसोलेटेड होते थे। जब और वहाँ पर अगर एडमिशन लेनी है तो बहुत कठिन, उसका जैसे आज हम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी टेस्ट लिए जाते थे उनके एडमिशन के लिए। दूसरे होते थे कि गाँव है, गाँव के साथ एक मंदिर होगा, मंदिर में ब्राह्मण होगा और मंदिर के साथ ही गुरुकुल होगा। तो वहाँ पर बच्चे उसके पास पढ़ने आते थे। ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल का जो रहता था। और इससे एक स्टेप जब आगे चलते थे, तो जो आश्रम होते थे, जो आज जिन्हें हम रेज़िडेंशियल स्कूल बोलते हैं, वैसा थोड़ा-सा वैसा मान सकते हैं कि बच्चे वहाँ जाकर आचार्य के पास रहते थे। अब ये जो आश्रम होता था, वो सदा ही शहर से और गाँव से थोड़ा दूर जंगल में होता था, जहाँ के शांति मिलती थी, बच्चों को सीखने के लिए समय मिलता था। तो जो आपका प्रश्न है कि मंदिर के साथ ही गुरुकुल अटैच्ड होता था, और जो ब्राह्मण था, वो शिक्षा भी देता था और वैद्य भी वही होता था। तो एक तरह से मल्टीपर्पज़, एक आप उसको आज की भाषा में कहें तो मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं उसे, ऐसा होता था। और इसमें कोई भी जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के हर स्तर के बच्चे भी इसमें पढ़ते थे। हाँ, देखिए इसमें अब एक आजकल जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है कि ब्राह्मणों ने शिक्षा पर मोनोपोली करके रखी, उन्होंने शिक्षा किसी को पहुँचने नहीं दी, और इस तरह से जब एजुकेशन को मोनोपोलाइज़ किया जाता है तो ये बहुत बड़ा अत्याचार किया गया बाकी सभी जातियों के साथ, कि जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सवर्णों को तो सिखाया लेकिन अवर्णों को सीखने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया उन्हें। जी। अब इसका जो सबसे अच्छा हमें तथ्यात्मक खंडन मिलता है, जो फैक्चुअल इसका रिबटल किया, वो किया एक गांधीयन थे, धर्मपाल जी। कुछ लोगों ने नाम भी सुना होगा उनका। धर्मपाल जी ने क्या किया, 1947-48 तक तो गांधी जी के साथ रहे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने इंग्लैंड में जाकर, अब आज तो हमें सोशल मीडिया पे, इंटरनेट से बहुत कुछ अवेलेबल है, उस समय नहीं होता था। तो इंग्लैंड गए, वहाँ पर जो पार्लियामेंट की डिबेट्स थी, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें पढ़ के उन्होंने एक किताब लिखी है, द ब्यूटीफुल ट्री। अगर आपको या दर्शकों को समय मिले तो अवश्य उसे पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं के आधार पे ये बताया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि 97% से 100% तक का लिटरेसी रेट था। तो ये आपको अपने आप बता देता है कि कोई भी क्लास, कोई भी कास्ट एजुकेशन से वंचित नहीं थी, सबको शिक्षा मिलती थी। और दूसरी चीज़, उन्होंने उसमें टेबल बना-बना के बताया कि मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या था,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या था, लाहौर में क्या होता था, तो बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस उन्होंने किया है। उसमें 2 चीज़ें जो बिल्कुल क्लियरली निकल के आती हैं, वो ये है, पहली चीज़ कि जो शिक्षक होते थे, वो सारे ब्राह्मण नहीं होते थे, उनमें भी अलग जातियों के लोग होते थे। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो सभी जातियों में से आते थे और जिस क्षेत्र की जैसी डेमोग्राफी है कि वहाँ पर अगर ब्राह्मण 20% है, तो आपको स्टूडेंट्स भी लगभग 20% दिखाई देंगे या कहीं 21% हो सकते हैं। क्योंकि और जो बाकी जैसे शूद्र हैं, अब ये बोला जाता है शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता। उन्होंने स्पेशल कॉलम में दिखाया कि शूद्र जहाँ पर जिस क्षेत्र में शूद्र होते थे, वो शूद्र भी पढ़ने आते थे, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये था जो स्कूल सिस्टम या जिसे हम गुरुकुल परंपरा कहते हैं, वो हमारे देश में ऐसे चलती थी। और जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि कब इसका ह्रास शुरू हुआ, तो शुरू तो वहीं हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक मैंने बोला कि टीपू सुल्तान तक वो फिजिकल एलिमिनेशन हो रही थी कि चीज़ों को ध्वस्त करते जा रहे हैं। पर उसे रिप्लेस किसी चीज़ से नहीं किया जा रहा, उसे वैक्यूम क्रिएट हो जाता था। जब वैक्यूम होता है, तो समाज उसे अपने आप भर लेता है। अंग्रेज़ों ने आके इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुँचाया कि उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को ध्वस्त तो किया ही किया, साथ में अपना पैरेलल एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर दिया, जो हम आज तक देखते आ रहे हैं। तो इसलिए कोई एक डेट डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब इसका ध्वस्त होना शुरू हुआ, लेकिन अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो फिजिकल एलिमिनेशन हो रही थी 1935 तक। 1935 के बाद जब मैकॉले ने ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया, उसके बाद जो कॉलोनाइजेशन है वो ब्रेन की कॉलोनाइजेशन शुरू होती है और एजुकेशन सिस्टम के जो कंटेंट है उन्हीं को बदल दिया जाता है। जी जी सर, ये बहुत ही अच्छा रोचक आपने बताया। बेसिकली जो मुगल एरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा गया, मानसिकता नहीं, और ब्रिटिश शासन में मानसिकता भी तोड़ी गई, तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ। सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो अगर आप दूर दराज बिहार में भी अगर आप जाएंगे तो रिमोटेस्ट एरिया में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स बहुत ही बढ़िया होंगे, लेकिन हमारे जो भारतीय सरकारी स्कूल है वो ध्वस्त कंडीशन में। क्या ये बाय डिजाइन है या बाय चांस है? इसका आंसर ना आप स्वयं भी दे सकते हैं कि जो चीज़ हमें सीधी आंखों से दिखाई दे रही है, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स भी तो हमारे समाज में से ही निकल के आते हैं, तो उन्हें भी दिखता है कि इस तरह की स्थिति है। तो इसमें ये बाय डिज़ाइन ही है, इसमें कोई एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता कि अगर बाहर से आके जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, वो इतने सुंदर स्कूल स्थापित कर सकते हैं, तो हमारा स्टेट जिसके पास उनसे बहुत अधिक धन है, उनसे बहुत अधिक रिसोर्सेज़ हैं, वो क्यों नहीं बनाता? ये डेलिब्रेट डिज़ाइन है और ये तभी से चला आ रहा है। जो पिछले उत्तर में मैंने आपको पिछले प्रश्न का उत्तर दिया था, उसी को अगले स्टेप पे अगर आप लेके जाएँगे, सबसे अधिक डैमेज जो हमारे स्कूल सिस्टम को, हमारे शिक्षा व्यवस्था को हुआ, वो 47 के बाद होता है। ये सुनने में कई लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके बाद ये मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेटेड मोड में आ गया कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जो रिसोर्सेज़ थे उन पर वो जैसे होता है ना कि नाग कुंडली जमा के बैठ जाता है और उसे आम लोगों तक पहुँचने नहीं दिया। और दूसरी ओर जो मिशनरीज़ थे उन्हें एक लगभग फ्री रन दिया गया था। आप देखेंगे उनके पास इतनी बड़ी-बड़ी लैंड है, जो मिशनरी स्कूल्स को मिली हुई है और वहाँ पर वो आगे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो I think खड़ा church is कर दिया। the biggest holder of land, more than वक्फ। हाँ, ठीक बात है। डिफेंस, रेलवेज़ के बाद अगर कोई आता है तो चर्च आती है। सारी डिनोमिनेशंस मिला लें तो उनका जो लैंड बैंक है वो सबसे बड़ा है। और इनमें से आपको हैरानी ये जान के होगी कि इनमें से बहुत सारी लैंड ऐसी है जो 100-100 रुपए के लीज़ पे दी गई है। जी। 100-100 साल के लीज़ पे दी गई है और उसका जो रेंट है वो किसी का ₹1 साल का है, कोई ₹2 साल का है, कोई ₹50 साल का है। तो बल्कि मैं तो अपील करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग देख रहे हैं, अपने आस-पास जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उनका रिकॉर्ड मँगवा के देखिए आरटीआई एक्ट में। जिनका लीज़ खत्म हो चुका है या होने वाला है, तो अपने लोकल लोगों पर प्रेशर डालना शुरू कीजिए कि इन्हें रिन्यू ना होने दिया जाए। तो जब स्टेट
उनको हेल्प कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा अच्छा ही बनेगा। तो ये जी, हमारी स्टेट की कॉम्प्लिसिटी कह लें, बेवकूफ़ी कह लें, निर्लज्जता कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन उन्होंने करवाया ये। जी। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया है सर। और मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कन्वर्जेंस शुरू करना है तो सबसे पहले आई थिंक इसमें सर क्रिश्चियन मिशनरीज आर वेरी टैक्टिकल स्लोली। दिस इज द बेस्ट वे टू एंटर टू एजुकेशन। लाइक अगर आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी सन एंड द विंड, तो वो दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन इसका जैकेट पहले खोलेगा। तो विंड बड़ा जोर जबरदस्ती करता है लेकिन वो फाइनली जैकेट अंदर रखता है। सन हुँ। धीरे धीरे गर्म होता है, इतनी गर्मी लग जाती है वो खुद ही उतार देता है। तो मेंटली वी आर आई थिंक कन्वर्टेड इन दैट सेंस। सर हाँ, अगला वो तो है ही। प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जो वामपंथी है उनका एजुकेशन सिस्टम में कब से ये कंट्रोल इतना जबरदस्त हो गया और उसके पीछे क्या डिजाइन है या क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को अगर आप बता पाए। जी। अ, देखिए, ये जो सारी की सारी आज लड़ाई चल रही है, वो है कि क्रिश्चियंस चाहते हैं कि हम सबको क्रिश्चियनाइज़ कर दें, कन्वर्ट कर लें उन्हें। जो मुस्लिम्स हैं, वो चाहते हैं कि हम सबको इस्लामाइज़ कर दें। और वो आपस में तो लड़ते ही हैं, लेकिन यहाँ हमारे देश में उनका जो सबसे बड़ा टारगेट है, वो हिंदू हैं कि हम इन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं। और एज़ अ रिज़ल्ट ये बैटल बहुत पुरानी है, लेकिन जो कम्युनिस्ट हैं, आपने पूछा कि लेफ्टिस्ट इसमें किस तरह से कब्ज़ा किया, तो जो 47 के बाद अलग-अलग पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस बने, लेकिन जिसमें इंदिरा गांधी आती हैं, तो उसे अपना जो इंटरनल फैक्शनलिज़्म चल रहा था, कांग्रेस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो अपना कंट्रोल चाहती थी सत्ता के ऊपर। उसने फिर मार्क्सिस्ट्स के साथ, लेफ्टिस्ट्स के साथ एक एग्रीमेंट किया और उनके साथ उसने पावर शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और मार्क्सिस्ट्स ने एजुकेशन सिस्टम पे, इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करना स्टार्ट किया। अब उसके बाद जब पॉलिटिकली दोनों फिर से अलग हो गए, तो जो पॉलिटिकल अलायंस है वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो लेफ्टिस्ट इंस्टीट्यूशंस में घुस चुके थे वो वहां से कभी बाहर नहीं निकले। तो वो उनका कब्जा वैसे चल रहा है। तो एक तो ये फेज है जो इंदिरा गांधी के बाद आता है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि इस ये ट्रेंड जो है 47 के बाद हमारे देश में चला ही कैसे है, चला क्यों। तो उसका उत्तर मिलेगा आपको जो इंदिरा गांधी के पिता थे, पंडित नेहरू, उनसे इसका उत्तर मिलता है आपको। उन्होंने जिस समय वो 47 से पहले जेल में थे, अलग-अलग पीरियड्स के लिए जेल में जाते थे। उनकी जेल भी उस समय की 5 स्टार फैसिलिटीज़ जैसी ही होती थी, जहाँ पर उन्हें सारी लिखने पढ़ने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाती थी। तो उस समय उन्होंने 2 किताबें लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इन दोनों किताबों में आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल कंपोनेंट्स पढ़ने को मिलेंगे। इसमें उन्हें जो गाइड तो कर सर रहे थे यहाँ पे वो थे। उन्होंने उन्होंने लिखी या किसी ने लिख के उनको दे दी, दोनों में एक वो भी हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। डिबेटेबल है। जी जी। हाँ, कि नाम तो उनका ही चलता है, लेकिन किसने लिखी है हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान ही लेते हैं कि नेहरू ने लिखी होंगी वो। जी हालाँकि मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि लोगों ने उनको लिख के पकड़ा दी कि तू अपना नाम इन पे लगा लेना। तो ये उस समय इनका जो मेंटर होता था, वो मोहम्मद हबीब था, जो इस इरफान हबीब का पिता है। जी। अब इस्लामिस्टों ने अपने इस कट्टरवाद को छिपाने का एक बड़ा अच्छा मेथड निकाल रखा है कि वो बोलते हैं कि हम तो कम्युनिस्ट हैं जी, हम किसी चीज़ को मानते नहीं। लेकिन आप उनका कंटेंट पढ़ेंगे तो सारे का सारा इस्लाम को प्रमोट करने वाला होता है। तो इनका सर ये जो रोल भी था मिस्टर हबीब का खिलाफत मूवमेंट में, जो इनकी एक पार्टी बनी थी आई थिंक विद मोतीलाल नेहरू। वो जो पार्टी बनी थी उसमें उनका रोल उतना प्रोमिनेंट नहीं है। वो जी। उसमें माइनर प्लेयर थे। लेकिन ये जो उन्होंने किया था कि नेहरू के थ्रू एक हिस्ट्री का नैरेटिव उन्होंने चला लिया था, ये उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है। एंड ही और इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट ओनली। हाँ जी, एएमयू जी से हैं वो। जी। नहीं, प्रोडक्ट उन्हें कहना शायद ठीक नहीं होगा।
उसका रीज़न क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनती है, तो ओके, तब तक वो अपनी स्कूलिंग वगैरह कर चुका था। तो ओके, वो एएमयू का भी एक तरह से आप बोल सकते हैं एक मेजर प्लेयर था एएमयू के अंदर भी। ओके, और उसने ये जो ट्रेंड सेट किया झूठ बोलने का, वो वहाँ से चल के आता है। ओके। सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। मुझे जो लगता है इवन जो जेएनयू का स्थापन हुआ 1969 में, वो भी उसी दौर के अराउंड था जब माननीय इंदिरा गांधी जी माइनॉरिटी में आ गई थी। तो मे बी एक एएमयू हो सकता है उसका। जी, जेएनयू एएमयू की स्थापना, 19 जेएनयू अच्छा जेएनयू जेएनयू, जवाहरलाल हाँ, नेहरू। जेएनयू। हाँ जी, हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपकी बात कि वामपंथियों का 19 गढ़ तो वही है। हाँ, उस समय उन्होंने इन्हें पूरी यूनिवर्सिटी बना के इसलिए दी थी कि यहाँ से आप जितना खेलना चाहते हो खेलो, जो नैरेटिव आप यहाँ बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो वहीं से चला आ रहा है। और जो आज हमारे बच्चे जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं, वो भी जेएनयूज़ के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ही लिखी हुई है। जी। सर यहाँ पे दो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं वामपंथी। एक तो जो हम जानते हैं, जो आपने अभी बताया, इरफान हबीब, जिनके पिताजी हबीब साहब उनके साथ थे। दूसरी मैडम रोमिला थापर जी। इनका क्या बैकग्राउंड है? ये कैसे लाइमलाइट में आई हैं और इनका इतना वर्चस्व कैसे है? हाँ, आज की जो पीढ़ी है उसके लिए ये समझना कठिन हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति इतना लार्जर देन लाइफ कैसे हो सकता है और कैसे उसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली हो सकती है। तो उनका ये कन्फ्यूजन तब खत्म हो सकता है अगर वो इमेजिन करें कि अगर आज इंटरनेट समाप्त हो जाता है तो क्या होगा? तो आपके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या रह जाएगा? केवल बुक्स या स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। तो वो ऐसा आज से 15 साल पहले ऐसा टाइम था कि स्टेट जो चाहती थी वही होता था, जो उनका नैरेटिव था वही चलता था। तो रोमिला थापर और इरफान हबीब दोनों ही, क्योंकि ये नेहरू की गुड बुक्स में थे, जेएनयू में थे, जेएनयू के संस्थापकों में थे, वहाँ के मेंटोर्स थे, तो इन्हें जो इस तरह का कंट्रोल मिलना था, मोनोपोली मिलनी थी, वो एक फोरगोन कंक्लूजन था, क्योंकि नेहरू के उस समय की सत्ता के बहुत ज़्यादा क्लोज होते थे। और उस समय सत्ता के क्लोज होने का एक ही मतलब होता था कि आपको उनकी चाटुकारिता करनी है, जिन्हें आज हम थोड़ा सभ्य भाषा में दरबारी इतिहासकार बोलते हैं। तो ये क्योंकि वही थे, इसलिए इनका जो वर्चस्व है वो इस तरह से स्थापित रहा है। और दूसरी चीज कि इनकी जो किताबें हैं वो रिकमेंड की जाती थी हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो हम्म, जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ने वाला है उसके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, वो इनकी किताबें पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब उसका उद्देश्य मार्क्सिज्म नहीं होता था, लेकिन उसका उद्देश्य क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, तो इनका कंटेंट जब वो पढ़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं वो इंटरनलाइज कर लेता था। जी। सर ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा चाहूंगा सर, आप दर्शकों को बताएं कि जो पुस्तकों का सिलेबस है वो किस प्रकार से बनता है और उसमें एनसीईआरटी बोर्ड की क्या भूमिका होती है और उसके मेंबर कैसे गठित होते हैं। थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप बता पाएं तो एक लोगों को क्लैरिटी होगी, ताकि हम लोग आवाज भी उठा पाएं, तो कहाँ उठानी है तो वो हमें पता चले। देखिए ऐसा है कि एनसीईआरटी, पहली बात तो आपने सिलेबस की बात की, उसके लिए होता है नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ बोलते हैं उसे। दो चीजें होती है, एक एजुकेशन पॉलिसी, एक एनसीएफ। अब हमारे देश में अभी एक एनईपी जो 2020 में आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, उससे पहले वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 की थी, जो राजीव गांधी के टाइम की थी। और उससे पहले तो राजीव गांधी ने उससे पहले वाली पॉलिसी को खत्म करके नया डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था। जब एजुकेशन पॉलिसी आती है फिर उसके आसपास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना दिया जाता है कि ये फ्रेमवर्क रहेगा और इसी के अंतर्गत आप अपना करिकुलम डिजाइन करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सिर्फ कन्वेंशन है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी की संरचना कैसी है उस पर मैं बाद में आऊंगा, कि एनसीईआरटी वालों ने एक करिकुलम फ्रेमवर्क बना लिया। उन्होंने बैठे 10-20 लोग बैठते हैं जो एनसीईआरटी में से जिनका चयन हो गया, वो एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। तो वो भेज दिया जाता है स्टेट बोर्ड्स के पास। अब स्टेट बोर्ड चाहे तो उन्हें यूज कर सकता है, चाहे तो उसको पूरी तरह से डिसरिगार्ड करके अपना फ्रेमवर्क बना सकता है।
लेकिन कभी किसी ने कन्वेंशन बना दी होगी कि आपको इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। या दूसरी एक मिसकंसेप्शन ये है कि आपको कम से कम 80% एनसीएफ में से फॉलो करना है, बाकी 20% आप स्टेट कोड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है। जो स्टेट अपनी इच्छा से बनाना चाहती है वो बना सकती है। तो एक केवल एक तरह से आप ये बोल सकते हैं लगभग फॉर्मेलिटी के लेवल की चीजें हैं ये। दूसरा जो आपने पूछा कि फ्रेमवर्क कैसे बनता है, कौन बनाता है, कौन, हर चीज की कमेटी बनाई जाती है। और ये जो कमिटीज हैं इनमें भी कोई फिक्स्ड एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपने किसे लेना है। आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी जो बुक्स चल रही हैं वो यूपीए 1 ने बनाई थी, 2006-2007 में वो आ गई थी। उनमें उन्होंने आगे एक लिस्ट दे रखी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसके लोगों को भी उसमें रखा गया है। योगेंद्र यादव है, उसे भी रखा गया है। रामचंद्र गुहा है, जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसे हिस्ट्री की कमेटी में रखा गया। तो ये केवल यही है कि जो सत्ता में बैठा है वो क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ किया जा सकता है। क्या ये कहने आज के को समय में भी है सर? योगेंद्र यादव जी और गुहा साहब अभी भी है उस समिति का पार्ट? अभी सबसे बड़ी कमाल की चीज ये है कि अभी योगेंद्र यादव ने नौटंकी की है कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जो अच्छा। उन्हें मेंबर बनाया गया कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। तो ये भी कुछ महीने पुरानी बात है। तो तब तक तो वो था ही, और अभी भी उसे हमें, हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसका कोई रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। और खास बात यह है कि उसका कंटेंट तो अभी भी चल रहा है। जी सर, बड़ी अच्छी चीज बताई आपने। और मैं अब एक प्रश्न पर बढ़ूंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा इतिहास में। जैसे ही हमारी आज़ादी हुई, बहुत सारे लोगों को शायद ये जानकारी ना हो कि हम शायद सोच रहे थे कि हमारा जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आएगा या फर्दर एजुकेशन मिनिस्टर होगा, बहुत ही साइंटिस्ट होगा, कोई इंजीनियर होगा या बहुत ही विद्वान लोग होंगे। लेकिन जो समझ में आता है कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना साहब थे, जो बिल्कुल अच्छी मौलाना वाली पढ़ाई की थी उन्होंने, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यह है कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कांग्रेस गवर्नमेंट की कि पहले कई सालों तक 5 एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, इधर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे या वामपंथी विचारधारा के थे। ये एक बड़ा ही, और शायद उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा हो कि पिछली जो त्रासदियां हुई है भारतवर्ष में, उसको व्हाइट वॉश करने की। तो सर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? मजबूरी तो कोई भी नहीं थी इसमें, क्योंकि आप ये देखिए कि जब आप एक नई सरकार बनाते हैं, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, जब अंग्रेज जा रहे थे तो वो एक प्लेट पे रख के नेहरू को सत्ता दे के गए थे। उस समय तो कोई विपक्ष नाम को भी एग्जिस्ट नहीं करता था, छोटी मोटी कोई फ्रीडम पार्टी इस तरह के दो चार थे, लेकिन उनकी कोई भी से कहीं भी पॉलिसी लेवल पे नहीं होती थी। तो इन लोगों की कोई मजबूरी नहीं थी। केवल हाँ, ये हो सकता है कि नेहरू जी अगर शौकीन आदमी थे, उनको कोई दारू की बोतल या कोई और इस तरह की चीज़ चाहिए हो, तो वो अगर आप उसे मजबूरी समझते हैं, तो वो कैटेगरी तो हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकल कोई कंपल्शन नहीं थी, उनके पास कोई उनके ऊपर फोर्स नहीं था कि इसे करना है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लोग इसे समझ लेंगे, तो बहुत सारी हमारे देश की प्रॉब्लम्स हमें तब समझ में आ जाती हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि वो जो 2 किताबें लिखी गई, वो नेहरू के नाम पे लिखी गई। हम ये मान के चलते हैं कि वो नेहरू ने ही लिखी थी। वहीं से व्हाइट वॉशिंग स्टार्ट हो जाती है कि जो इस्लाम ने किया, जो इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे देश में अत्याचार किए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने यहाँ पर टेरर फैलाया, उसे पूरी तरह से व्हाइट वॉश करके उन्हें ग्लोरीफाई किया गया। वो उन्हीं 2 किताबों में किया गया था और उसी पैटर्न को, उसी टेम्पलेट को कंटिन्यू रखा गया। अब इससे जो हमारा कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि कभी भी ऐसी चीजें बाय एक्सीडेंट नहीं होती हैं। उन्हें पता था कि हम किस तरह के आदमी को सत्ता सौंप के जा रहे हैं। वो इस देश का विनाश करने के लिए परफेक्ट आदमी होगा, और वो ऑलमोस्ट इसमें सफल भी हो गए। अगर इंटरनेट नहीं आया होता तो आज भी हमें बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि 5 इस तरह के लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में इस तरह से हावी कैसे रहे, आई एम श्योर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिली होगी। नहीं तो हम ऐसे एक ब्लैक होल में फंसे हुए थे
जैसे ना यूरोप में कहा जाता है कि लगभग 500 से लेके 1500 तक उसे डार्क एज बोला जाता है। तो हम लगभग 700 800 700 ईस्वी से लेके 2000 तक हम डार्क फेज में थे, तो इसे हमारे देश की डार्क एज कहा जा सकता है, अंधा युग कहा जा सकता है इसे। तो ये कोई बड़ी उनको सर भी हैरानी की बात है कि अंग्रेज लोग 500 से 1500 को डार्क एज बोलते हैं, क्योंकि वही एरा है जब कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं शताब्दी में क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया, और जब 15वीं शताब्दी में फिबोनाची के पढ़ाने के बाद रोमन न्यूमरल्स इंडियन न्यूमरल से रिप्लेस हुए। तो बेसिकली 5वीं से 15वीं शताब्दी पूर्णतः जो आप कहेंगे आइडियल क्रिश्चियन स्टेट था, और उसी को डार्क हिस्ट्री इन्होंने कहा है, डार्क रखा है जी। तो सर ये मैं एक छोटा सा इसमें फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, यूपीए 1 में आते हैं। जो मुझे समझ में आता है, जितना मैंने पढ़ा है, रातों रात उन्होंने नए बोर्ड का गठन किया, एजुकेशन सिलेबस चेंज किया, और बहुत ही जो उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि एजुकेशन के मामले में चाहे मंशा कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने रातों रात जो सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन का, उन्होंने चेंज किया। जबकि हमारी यहाँ जो अभी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो ये बहुत ही गर्व से पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला हमने कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं चेंज किया। तो हमारी सरकार इतनी तो नासमझ नहीं होगी कि ये महत्वपूर्ण है जो यूपीए 1 में पहले ही साल में शायद कर दिया था, बोर्ड का गठन और सिलेबस चेंज। तो ये इतना अनबैलेंस क्यों है सर एग्जीक्यूशन में? मतलब इसके पीछे क्या मंशा है जो मुझे अभी तक क्लियर नहीं है? देखिए, जिस समय यूपीए 1 चुन के आती है, तो मई में चुनी जाती है। जिस दिन रिजल्ट आता है 24 घंटे के अंदर-अंदर एजुकेशन सेक्रेटरी चेंज हो जाता है। और 1 महीने में जून में जो एचआरडी मिनिस्टर उस समय था अर्जुन सिंह, उसकी स्टेटमेंट आ जाती है कि हम ये जो किताबें इन्होंने लिखी हैं उनको चेंज करने वाले हैं। अगले 1 महीने में समिति का गठन हो जाता है जिसमें योगेंद्र यादव वगैरह सब ये जितने गुंडे थे वो सब उसमें आ गए, और 1 साल के अंदर-अंदर किताबें तैयार होके बच्चों तक पहुँच जाती है। अब वो किताबों में जो गंदगी है वो हमारे लिए तो खराब है, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था उन्होंने 1 साल के अंदर-अंदर पूरी एक्टिविटी करके उसे सर से पैर तक निपटा के बच्चों तक पहुँचा दिया। जिससे आपको ये समझ में आता है कि उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और कितने वो अलर्ट हैं। ये तीनों चीज़ें आज की सरकार में मिसिंग आपको दिखाई देंगी, जो लगभग 10 साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ने, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन थंपिंग मेजॉरिटी है इनके पास, फिर भी चेंज नहीं कर पाई है। तो ये या तो डर डर की मानसिकता है कि इन्हें इतना डर लगता है कि यार कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी इसलिए नहीं कर पाए, इनएफिशिएंट हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं उसे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम आती है, पर झूठ को इतनी देर तक बर्दाश्त करना, वो भी इतने ब्लेटेंट झूठ को, मुझे उसका कोई कारण नहीं समझ में आता। ये अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए जो उन्होंने किया। जी। इनफैक्ट सर अगर आप देखें तो लगभग 9 साल हो चुके हैं सरकार को, एक पूरा बैच बन जाता है इसमें। जी, जी, एक जी। जो बच्चे फर्स्ट में एडमिट हो सकता था वो शायद अभी 10th-12th हो सकता है क्लियर हुँ। कर गया। तो एक पूरी पीढ़ी का टाइम क्या इन्होंने वेस्ट किया आपको लगता है 9 साल, क्योंकि इन्होंने वो शीघ्रता नहीं दिखाई? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसमें ना अगर आप इसको केवल डेटा के बेसिस पे देखना शुरू करें, तो हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है, एक रफ़ एस्टिमेट ये है कि लगभग 2 करोड़ बच्चे एक क्लास में हर साल पढ़ते हैं। तो जब आप 2 करोड़ बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपने पिछले 9 वर्षों में 18 करोड़ बच्चों को अपनी पॉलिसी, अपनी आइडियोलॉजी ना केवल समझाने से वंचित रहे, बल्कि जो झूठ यूपीए 1 ने उस समय किताबों में डाला था, वो आपने कंटिन्यू किया। और इन 18 करोड़ बच्चों में से कम 2 करोड़ या 2.5 करोड़ या 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जो इस साल वोट डालने वाले हैं। तो आपने उन्हें मिस किया है। 3 करोड़ एक बहुत साइज़ेबल अमाउंट होती है। तो ना केवल ये पॉलिटिकल बेवकूफ़ी है, मतलब एक तो सिविलाइज़ेशनल इश्यू के नाम पे तो ये मूर्खता है ही है, लेकिन अगर आप प्योर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, तब ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो इन्होंने कमिट किया पिछले 9 वर्षों में। तो सर जितना हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूशन तो गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया है, लेकिन एजुकेशन में जो भी हमारे मिनिस्टर्स आए हैं
जैसे रेलवेज में अश्विनी यादव जी हैं, या इवन फाइनेंस में मैडम निर्मला सीतारमन है, बहुत ही, यहाँ फॉरेन मिनिस्टर अपने रहे, बहुत ही जो एरिया के बहुत ही विशेषज्ञ है। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन में भी इनको इसी प्रकार से कोई जो भी मंत्री हो जो कि एजुकेशन का जानकार हो, उच्च एजुकेशन से लेके हर स्तर पे उसको मालूम हो कि कहाँ रिफॉर्म्स करने हैं, जो टेक्निकली साउंड हो, क्या ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर होना आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए ना, कि आप जिसे एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं, वो यदि एजुकेशन को जानता है, तभी तो वो रिफ़ॉर्म ला पाएगा इसमें। इनफैक्ट जब इनकी सरकार आई तो मैं तो सोच रहा था कि राजीव मल्होत्रा जैसा कोई व्यक्ति हो, जो एजुकेशन को अच्छे से जानता है, ऐसे आदमी को आप लेके आएँ, उससे आप एजुकेशन का काम कराएँ, नहीं तो और आपको मिल जाएँगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा कि ये जिन लोगों को लेके आए हैं, वो ऐसा लगता है कि वो फिट नहीं थे काम के, और दूसरा मुझे लगता है इनकी प्रायोरिटी भी नहीं रही है। अगर आप मोदी जी का चीफ मिनिस्टर वाला काल देखें, तो उसमें भी आप देखेंगे उन्होंने एजुकेशन में कोई ज़्यादा रिफ़ॉर्म नहीं किए हैं। बाकी चीज़ों में किए हैं, उन्होंने ट्रेड में किया, बिज़नेस में किया, लेकिन एजुकेशन में वैसा आपको रिफ़ॉर्म वहाँ भी नहीं दिखाई देता। तो उनका जी, पीएम बनने के बाद भी वो स्टाइल रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। सर, मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे आपका इनपुट चाहिए। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि फ्री टेम्पल्स, फ्री एजुकेशन करिए, बिकॉज़ हम लोग अपने स्कूलों में ये सब नहीं पढ़ा सकते हैं, रामायण, महाभारत या उसकी उपनिषद या हमारी छोटी-छोटी सोचें। लेकिन जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूँ सर, मैं आपको वर्बैटिम आपके सामने पढ़ूँगा, और जो मेरा निष्कर्ष निकला है। बोलते हैं कि आर्टिकल 28 जो बोलता है, freedom as to attendance at religious instruction, religious worship in certain educational institution. No religious instruction will be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. एंड एक तो ये है सर। दूसरा है कि इसी में ये बोलता है, nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. तो मैं थोड़ा सा इसको दर्शकों के लिए इजी करूंगा। ये पहले बोलता है कि उस स्कूल में आप नहीं पढ़ा सकते जो होली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हो, नंबर वन। दूसरा ये बोल रहा है नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड भी है, लेकिन उस धर्म या उस मान्यता में ये जरूरी है कि उनको एजुकेशन चाहिए रिलीजियस, तो कोई बात नहीं, ये उसको ओवर रूल करेगा। अब इसमें मेरे दो क्वेश्चन है सर आपसे। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं फंड कर रही है, नंबर वन। और दूसरा जो है कि अगर हम बोले कि हिंदुओं के, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिखों के, मुस्लिमों के कोर एडिक्ट्स बोले, जैसे मुस्लिम्स में 5 है, ज़कात, नमाज और रोज़ा, हज इत्यादि 5 जो उनके पिलर्स है। सिक्स में भी उन्होंने 5 के पिलर्स डिफाइन किए। हिंदुओं में भी हो सकते हैं सर, 16 संस्कार हो सकते हैं, बहुत इत्यादि बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज़ है। तो क्या हम ये स्कूल्स को ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं नहीं रोक रहा है, रादर देन आस्किंग गवर्नमेंट टू फ्री एजुकेशन? ये मेरा आपसे एक प्रश्न है सर। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सर, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है, ये बोलता है कि केवल वो स्कूल्स जो फुल्ली होली फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते, नंबर वन। सेकंड, उसको ओवररूल करता हुआ दूसरा क्लॉज है, वो बोलता है नहीं, अगर उस जगह पे या उन लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, रिलीजियस एजुकेशन की, तब तो आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मदरसा में मुस्लिमों को जरूरत है उनकी तालीम की, इसलिए चाहे वो फंडेड भी है वो दे सकते हैं। क्रिश्चियन स्कूल्स में चाहे स्टेट फंड कर रहा है, लेकिन उन बच्चों को क्रिश्चियन एजुकेशन चाहिए तो दे सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्राइवेट स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है फॉर एग्जांपल। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल अपने फंड से खुद चल रहा है, तो इट इज नॉट स्टेट ओन्ड। नंबर टू, दिल्ली पब्लिक स्कूल में 90% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। तो हिंदू बच्चों का एक रिक्वायरमेंट है कि भाई हमको प्रस्थान त्रयी तो पता हो, भगवत गीता ही पता हो। तो क्या स्कूल मैनेजमेंट को हम ये रियलाइज करा सकते हैं कि भाई आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद ही बोलता है कि भाई आप अगर फंडेड नहीं हो तो पढ़ाओ जो पढ़ाना है।
तो मैं मेरा इसलिए बोल फंडेड रहा नहीं हूँ। है तो पढ़ाओ जो पढ़ाना है। हाँ, ये आर्टिकल 20, अगर मैं दिखा पाऊँ, आर्टिकल 28 जो है सर, उसमें हुँ, क्लियरली बोल रहा है, मैं फिर से कोट करता हूँ सर। क्लॉज़ 1 है, पहले इस आर्टिकल का नाम, फ्रीडम एज़ टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इसके बारे में बताता है। नो रिलीजियस instructions will be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds, means अगर स्टेट फंड से नहीं मेंटेन है तो प्रोवाइड कराओ। दूसरा बोल रहा है नहीं भाई, अगर स्टेट फंड्स हैं लेकिन if it is the requirement of those people, then you can provide, which says 28.2 में, nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। तो ये दोनों चीजें हमें को सपोर्ट करती है। दयानंद डीएवी स्कूल्स है फॉर एग्जांपल, दे आर यूजिंग दिस थिंग ओनली। तो हुँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि सर थ्रू दिस कन्वर्सेशन वी शुड मेक प्राइवेट स्कूल्स आल्सो अवेयर कि भाई आपको कोई रोक नहीं रहा है पढ़ाने से, हुँ। नथिंग इज स्टॉपिंग यू। एक मिनट, आपने बोला ना आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained out of state funds. However, it will not apply to an educational institution that is administered by the state but has been established under any trust which requires that religious instruction shall be imparted in such an institution. But no person attending such an institution shall be compelled to take part in any religious, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो जो बाकी के 29 और 30 वो क्या बोलते हैं? सर 29 और 30 तो वो डिफरेंट एंगल्स है, बट मेरा जो एजुकेशन रिलेटेड है सर वो इसी में बैठ रहा है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि सर अगर मतलब अगर मैं समरी करूं अपने दर्शकों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट के फंड से चल रहा है पूरी तरह से, तो आप किसी मजहब के स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। लॉजिकल है टू सेपरेट स्टेट एंड रिलीजन, बट हम्म, दैट इम्प्लिसिटली मीन्स कि अगर आपके स्वयं आप आत्मनिर्भर स्कूल है, जैसे हमारे सभी प्राइवेट स्कूल आत्मनिर्भर है, तो यू आर फ्री टू इम्पार्ट एजुकेशन द वे यू लाइक। और उसके ऊपर एक ओवर राइडर है, जिस प्रकार से मदरसों पे जो रूल चलता है कि अगर आप फंडेड भी हैं गवर्नमेंट से, परंतु उसमें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी मजहबी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको तालीम चाहिए तो आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुओं को अवेयर होना चाहिए भाई, हमारा एक हक है एक बच्चे को श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण की समरी, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक जब पेरेंटिंग ही पेरेंट्स डिमांड करने लगे कि भाई हमारे बच्चों को, मैं आपको सर एक फोटो दिखा रहा हूँ जिससे आप बड़े हर्षित होंगे एटलीस्ट। हम्म, ये मेरी बच्ची है सर 7th क्लास में, इसके हम्म, स्कूल में शुरू कर दिया महाभारत की कथाएं छोटी छोटी। तो हम्म, फिर मैंने इनके टीचर से, प्रिंसिपल से पूछा तो बोले वी आर यूजिंग दिस लॉ, नथिंग इज स्टॉपिंग अस। सो मैं इस सेशन के द्वारा अवेयर करना चाहता हूँ बाकी प्रिंसिपल स्कूल्स को कि भाई आपको कोई रोक नहीं रहा है, नथिंग इज बाइंडिंग यू, जस्ट दैट हम्म, यू आर नॉट, जस्ट आई वांटेड टू सर शेयर दिस थिंग। जी। देखिए, जो आप मुझे बता रहे हैं इस हिसाब से तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि अगर वो वहाँ से फंडिंग नहीं ले रहे हैं, स्टेट से फंडिंग कोई नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो वो पढ़ा ही सकते हैं और उन्हें पढ़ाना भी चाहिए। जी और जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अनएडेड हैं, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है तो ये काम कर ही सकते हैं। जी। तो लेकिन कई लोगों को जानकारी के अभाव में वो जस्ट फाइट कर रहे हैं कि हम ये मुद्दा उठाएंगे, यहाँ उठाएंगे, फ्री एजुकेशन करो, बट इट इज ऑलरेडी देयर। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सुलझे हुए लोगों ने बनाया एंड दे हैव पुट दीज पॉइंट्स देयर सर। सर आपको अगला लग क्वेश्चन आप, जी जी, सर। आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन सोचे लोगों ने बनाया है? सर एटलीस्ट मुझे जो लगता है बहुत मिक्स्ड है, लेकिन उस टाइम भी हमारे बहुत सारे लोग थे जो हिंदूवादी थे, जो बाद में बीजेपी वगैरह में ज्वाइन हुए। उन्होंने कहीं कहीं ना चीजें डाली है जिसको हम यूज नहीं करते, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है अपने, जिसमें क्लियरली उन्होंने बोला है कि भाई आपको काउ स्लॉटर को आप बैन कर सकते हैं, लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो कुछ कुछ जगहों पे डाला है, कुछ कुछ जगहों पे नहीं डाला है, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं।
ऑल्दो यू आर राइट सर, हमने सीधा बोरो किया है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे माइनॉरिटी, मैं एग्जांपल बताता हूँ, माइनॉरिटी शब्द ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। 1991 92 के माइनॉरिटी एक्ट्स के अंदर मुस्लिम्स को पहली बार माइनॉरिटी डिक्लेयर किया। और फनी बात सर आपसे शेयर, जो आर्टिकल 30 है वो तो माइनॉरिटीज की बात कर रहा है सारी सारी। जी जी, आर्टिकल 30 तो, बट उसमें माइनॉरिटीज की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए 1991 92 में अंबेडकर साहब ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेजॉरिटी इतनी त्रस्त हो जाएगी। उन्होंने तो माइनॉरिटीज का ध्यान रखा, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी स्थिति आएगी कि मेजॉरिटी त्रस्त हो जाएगी। और सर फनी बात आपको शेयर करूं कि 1991-92 में जब इन्होंने माइनॉरिटीज एक्ट लाया गवर्नमेंट ने, वो भूल गए जैन्स को इंक्लूड करना। इतनी जल्दबाजी थी कि जैन्स को छोड़ दिया, और जब 2005-6 में अमेंड करके जैन्स को डाल दिया। तो ये तो स्थिति है सर। तो वो पता सर क्या होता अगले है, नहीं वो जी ये वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो कहते हैं टेम्परेचर जज करते हैं कि किस तरह का रिएक्शन मिलता है। धीरे धीरे उन्होंने हिंदू समाज में से तोड़ना था, क्योंकि इनिशियली हिंदू की डेफिनेशन में सिख, जैन, बुद्ध ये आ जाते थे। जी तो एक्चुअली तो जो मेन एजेंडा है वो तो नॉन मुस्लिम्स, नॉन क्रिश्चियंस को खत्म करना है। तो टुकड़ों जी टुकड़ों में बांट रहे थे। फिर पहले जैन को नहीं डाला कि बैकलैश आ जाएगा, तो फिर लाइमलाइट में आएगा, तो फिर बाद में जाके इन्होंने जैन्स को भी डाल दिया उसमें। जी और जी जो जी जो जो हम ये कहते हैं ना कि ये अच्छे लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, तो मुझे इस चीज पे अब कोई विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो इन्होंने माइनॉरिटीज को सेफगार्ड्स दिए, तो इसका मतलब इन्होंने ना तो बाइबल पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना ये इस्लाम को जानते थे, ना क्रिश्चियनिटी को जानते थे। जो पूरी सिविलाइजेशन को समाप्त करना चाहता है, उन्हें माइनॉरिटी के नाम पे स्पेशल प्रोटेक्शंस दे दिए। तो मुझे तो लगता है ये पहले दिन से ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अगेंस्ट था, और इसे डंप कर देना चाहिए। मतलब कम से कम ये जो 25 से 30 वाले आर्टिकल्स हैं, ये तो डेफिनेटली डंप कर देने चाहिए। सर, I read a very famous word on internet. It says कि minority rights will stop when Hindu becomes a minority. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। So ये सर तो अब हमें अगले बुद्धू बनाने के लिए किया जा रहा है। जी। जी जी सर, अगले सेशन पे जाते हैं, जिसमें मैं आपसे बड़ा ही एक संवेदनशील प्रश्न पूछना चाहूंगा। जो छोटे बच्चों की मानसिकता होती है 5-6 साल 10 साल के बीच में, जब वो इस प्रकार की चीजें पढ़ते हैं तो उनकी मानसिकता कैसी होती है? देखिए, एक बच्चे के, मैंने रियल बच्चे के अपने, मेरा बेटा है, उसके क्लास में होमवर्क चेक कर रहा था, तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। व्हाट आर द अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस ऑफ दलित्स, दे आर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज। सोचिए सर, ये एक कोई दलित बच्चा पढ़ रहा हो तो उसकी मानसिकता क्या होगी? ये बिल्कुल ये राक्षसी प्रवृत्ति है जो इस तरह से बच्चों के मन में जहर भर रही है। और इसीलिए मुझे जो ये अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे सबसे ज़्यादा बड़ा दुःख इसी बात का है कि हर रोज़ हमारे बच्चों के अंदर ऐसा ज़हर डाला जा रहा है और इस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब जी और विशेष रूप से सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दलित शब्द कहाँ से आया? बिकॉज दलित शब्द जब भी आप बोलेंगे तो आप बार बार सोसाइटी में ये बोल रहे हैं कि आप दलित हो, आपको दबाया जा रहा है, आप वही समाज हो। ये शब्द दलित कहाँ से आया? क्योंकि ये हमारे ना तो ट्रेडिशन का पार्ट है, ना तो हमारी सोसाइटी का पार्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, दलित शब्द किस समय यूज़ करना शुरू किया, ऐसी कोई डेट तो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये पक्का है कि जब कोई उन्हें हरिजन कह रहा था, कोई बहुजन कह रहा था, तो जानबूझ के दलित को इंट्रोड्यूस किया गया। जी और मैंने कोई 20-22 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें बताया था कि नेहरू की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई थी कि कभी भी कहीं पर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो आपने स्पेशली हाईलाइट करना है कि दलित के साथ ऐसा हुआ। तो जी जानबूझ के उस चीज़ को, वो जैसे ना रामायण में मंथरा होती है कि अच्छी जी भली फैमिली चल रही है, सारे खुश जी हैं, लेकिन उसमें वो बीज डालना है कि नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ था। तो जी वैसा ये जानबूझ के किया जा रहा है। जी यहाँ मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि इस तरह के अत्याचार हुए हैं, वो हम देखते हैं, होते भी होंगे। मैंने डायरेक्टली नहीं देखे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा होता होगा। पिछले 100-150 वर्षों में ऐसा ज़रूर हुआ होगा। लेकिन ये उसको रीइन्फोर्स करना, छोटे-छोटे बच्चों में ज़हर डालना, ये कभी भी समाज में जो समरसता है वो कभी नहीं लाएगा। ये और खाई बढ़ाएगा, जिसे बोलते हैं ना, फॉल्ट लाइन्स अगर हैं तो उन्हें और ज़्यादा बड़ा करने का काम करेगा।
जबकि जी, इन्हें पीछे पुश करके अब तो हमें समरसता लाने का प्रयास करना चाहिए था, स्पेशली जी, एजुकेशन के थ्रू। जी। सर अब चलते हैं यूपीए में पुनः। यूपीए में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को शायद जानकारी ना हो। यूपीए में सर आते हैं हम लोग, जो उनमें सुपर पीएमओ था, उसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, उसकी जो गठन ही है वो आपको तो पता ही है। उसी समय में आरटीई आया, राइट टू एजुकेशन, पढ़ेगा हुँ। इंडिया बढ़ेगा इंडिया। क्या उसका रोल गुरुकुल या जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उनको खत्म करने में था ताकि मिशनरी को बढ़ावा मिल सके, या आरटीई बहुत अच्छी चीज़ थी जो मोदी गवर्नमेंट समझ नहीं पाई? तो यूपीए का जो आरटीए का ये जो प्लान था, इसके पीछे क्या कोई स्पेसिफिक आप बता सकते हैं? इसका कोई अच्छा प्रभाव हुआ समाज पे, या इसके पीछे कोई और मंशा थी? देखिए, जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो मंदिर हैं हमारे, उन्हें कैसे छीना गया कॉन्स्टिट्यूशन में एचआरसीई लाके। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट लाके हिंदू समाज से उनके मंदिरों को छीन लिया गया। अभी जब हमने शुरू में बात की थी कि जो मंदिर होता था, वो आपका स्पिरिचुअल सेंटर भी होता था और आपका एकेडमिक सेंटर भी होता था। तो मंदिर तो उन्होंने छीन लिए। अब स्कूलों को कैसे छीना जाए? वैसे तो 25 से 30 जब आप पढ़ते हैं तो किस तरह से मदरसों को और मिशनरीज़ को उसमें उनके लिए फ़ेवरेबल कंडीशंस बनाई, वो तो वहाँ दिख जाता है। लेकिन आरटीई ने एग्ज़ैक्टली वही काम किया जो एचआरसीई ने मंदिरों के लिए किया था। इसमें प्रोविज़न उन्होंने कर दी कि 25% सीट्स जो होंगी वो आप पर्टिकुलर कास्ट्स के लिए रिज़र्व करके रखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो 75% बच्चे हैं वो बाकी के 25% को क्रॉस सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। तो स्कूल उनसे कुछ अर्न नहीं करेगा, बल्कि उनकी अर्निंग पहले से 25% कम हो जाएँगी। दैट मीन्स ये एक तरह से आपने हिंदुओं के ऊपर नया जिज़िया टैक्स लगा दिया। सिर्फ़ उसका नाम आपने सुंदर रख दिया कि राइट टू एजुकेशन कर दिया। इनफैक्ट उसे राइट टू एंट्री बोलना चाहिए कि उनका राइट होगा कि हम यहाँ तुम्हारे स्कूल में एंट्री मारने वाले हैं। अब ये सीधा-सीधा केवल जो हिंदू एडमिनिस्टर कर रहे थे, वो गुरुकुल हो सकते थे या प्राइवेट स्कूल हो सकते थे, सबसे ज़्यादा इसने उन्हें हिट किया है। और एक-एक साल में हज़ारों-हज़ारों इस तरह के छोटे-छोटे स्कूल बंद हुए हैं, जो एक बड़ा अच्छा काम एजुकेशन देने का कर रहे थे क्योंकि स्टेट उसमें फेल हुआ था। तो आरटीई जो था, वो उसी एजेंडा को एक स्टेप आगे बढ़ा के लेके आया कि अगर हिंदुओं की जो एजुकेशन में थोड़ी बहुत भी अब एक्टिविटी चल रही है, उसको भी वाइप आउट किया जा सके, वो काम किया आरटीई ने। इसमें एक भी पॉज़िटिव चीज़ नहीं दिखाई देती, सारे का सारा ये नेगेटिव ही है। जी। और हैरानी ये होती है कि ठीक है, यूपीए की एक मंशा होगी, आइडियोलॉजी होगी, लेकिन उसके पश्चात एक एनडीए आने के पश्चात भी जो उन्होंने कानून लाए थे वो हटाए नहीं गए, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। तो अब सर चलते हैं अगले स्थिति पे, जो मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई। आपने ज़ाहिर है सर उसको पढ़ा होगा, उसको देखा होगा। क्या आपको रोशनी की एक किरण नज़र आ रही है? हल्की-सी किरण दिखाई देती है जी, उसमें 1-2 चीज़ें हैं जो पॉज़िटिव हैं। जी। एक तो जो ये बोला कि थोड़ा-सा सर मैं मातृभाषा। आपको इंटरप्ट करूँगा, जस्ट एनईपी द दर्शकों के लिए थोड़ा-सा समराइज़ करें कि क्या चेंजेज़ आई हैं ब्रॉडर एंड देन डिटेलिंग में सर। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बाय एंड लार्ज तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करती है, पॉलिसी से डील करती है, कि जिसे हम बोलते हैं कि ब्रिक एंड मॉर्टार, जो एक्सटर्नल मटेरियल है, उससे ज़्यादा डील करती है। और शायद वो करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चे, फ़ोटो आती है कि बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, टूटे हुए ब्लैक बोर्ड्स हैं, या एक ही क्लास में 3-3 क्लासेस के एक ही कमरे में 3-3 क्लासेस के बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसमें थोड़े से सुधार किए हैं। तो ये थोड़ा पॉज़िटिव दिखता है। मुझे जो सबसे अच्छा पॉज़िटिव इसमें दिखाई दिया कि उसमें उन्होंने, हालाँकि कंपल्सरी नहीं किया है, लेकिन ये सजेशन है कि आप मातृभाषा में पढ़ाएँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दी इसके अंदर। दूसरा जो पॉज़िटिव दिखाई देता है कि वहाँ पर उन्होंने, जो जिन्हें हम बोलते हैं ना कि हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे योग है, आयुर्वेद है, और फिर
जो दर्शन शास्त्र हैं उनको कहीं-कहीं इनकॉर्पोरेट करने की बात की है स्कूल लेवल तक। और हायर लेवल पे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, ये पॉजिटिव चीज़ें हमें उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिखाई देती हैं। जी। और थोड़ा-सा एक और जो प्लस पॉइंट दिखाई देता है वो है कि अब इन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। ये चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं उसमें। जी। और नेगेटिव चीज़ें यहाँ जो चेंज होनी चाहिए थी, नहीं हुई, ऐसी कोई चीज़ आपको लग रही है इसमें? नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं। नेग जैसे एक तो फिर से हमने क्या किया, जैसे हम थोड़ी देर पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। तो हमें स्कूल में बताया जाता था कि हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कुछ एलिमेंट्स फ्रांस से लिए, कुछ अमेरिका से लिए, कुछ इंग्लैंड से लिए। तो छोटे बच्चे को तो सुनने में तब हमें अच्छा लगता था कि अच्छा ये किया है। लेकिन अब लगता है कि क्या हम इतने मेंटली बैंकरप्ट थे कि हमें इनसे चोरी करके सारा कुछ बनाना पड़ा। अब ये एनईपी में भी सेम प्रॉब्लम दिखाई देती है कि हम वेस्ट वाला जो मॉडल है उसको इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आएँगी, यहाँ पे सेंटर खोलेंगी, तो फिर से वो गुलाम मानसिकता को कहीं न कहीं दिखाता है। बजाय इसके कि हम अपनी कोर स्ट्रेंथ पे एम्फेसिस डालते, हमने वो वेस्ट वाला मॉडल इसमें भी बोरो करने की कोशिश की। प्लस जो इसमें एक और नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर ये कोशिश की जाए कि वहीं उनके लिए अलग से स्कूल खोल दिए जाए, जहाँ पर उन्हीं के टीचर हों। वो फिर से घेटो बनाने वाली बात दिखाई देती है कि उसमें वो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएँगे। तो इस तरह के कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो एनईपी में दिखाई दे रहे हैं और वो नहीं, बहुत बड़े-बड़े रेड फ्लैग्स हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। जी। सर एक अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि भारत में क्या लैक करता है कि हम लोग अपना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल नहीं बना सकते? हम लोग हमेशा सर्विट्यूड वाले में, हमारा सीईओ तो बन जाता है लेकिन क्रिएटर हम लोग नहीं बन पाते। तो एजुकेशन में क्या कोई ऐसी कमी है जिसके कारण हम लोग इस स्तर पे नहीं आ रहे हैं? उच्च एजुकेशन में कोई इस प्रकार की कमी आपको लगती है? हाँ, हाँ, इसमें 2 मेजर कमियाँ हैं जी। पहली कमी तो देखिए कि जो हमने इंग्लिश एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस डाल दिया। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ता, नहीं सीखता, तो वो कभी भी इनोवेशन नहीं करने वाला, क्योंकि उसके ब्रेन का एक बहुत बड़ा पोर्शन लैंग्वेज समझने में, लैंग्वेज डिकोड करने में, क्वेश्चन को समझने में वेस्ट हो जाता है। आज आप देखिए जो आपको मेजर टेक्नोलॉजिकल जायंट्स दिख रहे हैं, जो देशों में सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट है, वो कौन-कौन से हैं? जापान, रशिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, कोरिया, ये सारे वो हैं जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाते हैं। जी। सबसे बड़ा पहला ड्रॉबैक तो ये है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो फिर से वही है कि हम वेस्ट की ओर मुँह बाएँ देखते रहते हैं। हमने उनके मॉडल को इम्पोर्ट कर लिया और हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसे यूज़ नहीं किया। जब भी आप एक वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूला, तो हम वही होते जा रहे हैं कि हम जब उनका अनुसरण करेंगे, जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स हमने यहाँ पर कब इंट्रोड्यूस किए? जब वेस्ट ने बड़ी-बड़ी लैब्स बना के उनकी एप्लीकेशन पे आ गए थे। जिसका मतलब क्या हुआ कि अब जो बच्चा यहाँ पे सीखेगा, उसको केवल इसलिए कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया कि वो वहाँ जाके नौकर बनने वाला है। हमने तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में ना उतने इंस्टीट्यूशंस बनाए, ना उतनी एडवांसमेंट की कि उन बच्चों को हम खपा सकें। तो बेसिकली हम विदेशियों के लिए कुली तैयार कर रहे हैं, उनके लिए लेबर फोर्स तैयार कर रहे हैं। जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करेंगे, अपनी कटिंग एज रिसर्च करके नई फील्ड अपनी क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही पिछड़े रहेंगे कि उनके एम्प्लॉयी तो बन जाएँगे, सीईओ बन जाएँगे, सुनने में तो अच्छा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट का भी है, गूगल का भी है। लेकिन जो प्रोप्राइटरी है वो तो उन्हीं की है ना, ओनरशिप तो उनकी है। ये 2 सबसे बड़े फ्लॉ हैं, फिर छोटे-छोटे और बहुत सारे निकल आएँगे, लेकिन ये 2 मेजर फ्लॉ हैं इसमें हमारे। जी। इनफैक्ट दर्शकों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो यूएसबी के क्रिएटर है, इंटेल पेंटियम चिप के क्रिएटर है, इवन ईमेल जो करंट फॉर्मेट में है उसके क्रिएटर है, फाइबर ऑप्टिक्स के क्रिएटर है, सभी भारतीय मूल के हैं।
तो ये जो सर ने बताया, पर्याप्त, जैसे आत्मा, अगर शरीर सुदृढ़ ना हो तो आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है, उसी प्रकार से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सुदृढ़ नहीं है। इसी कारण जो ब्रेन्स है वो विदेशों में जा रहे हैं एक बेटर शरीर पाने के लिए, ताकि वहां पे वो काम कर सके। तो हम में टैलेंट की कमी तो नहीं है, परंतु प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी की कमी है। सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका एक बड़ा ही ऐतिहासिक केस है 2015 का, आपकी जो नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आपने उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? आपने क्या जानकारी मांगी गवर्नमेंट से, किस मुद्दे के बारे में वो है? और कई आरटीआई भी किए हैं आपने, तो कुछ जानकारी उसके बारे में आप साझा करना चाहेंगे सर? जी। उससे पहले मैं, जैसे आम लोग होते हैं कि मुझे बस पैसे कमाने थे, बड़ा घर लेना था, बड़ी एसयूवी लेनी थी, घूमना-फिरना था, मैं इसी चक्करों में लगा रहता। लेकिन एक बार समझ में आया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चों को गलत पढ़ा रहा है। तो इनिशियली मुझे डाउट था कि इतना बड़ा झूठ कोई कैसे पढ़ा सकता है कि जो हिस्ट्री बुक्स अभी चल रही हैं, उनमें झूठ पढ़ाया जा रहा है। तो ये 2010 के आस-पास की बात है। तो मुझे जहाँ-जहाँ शक हुआ मैंने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के उन्हें भेजा, अम, एनसीईआरटी के जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है उन्हें, कि आपने जो चीज़ें किताबों में डाली हैं, उनका ओरिजिनल सोर्स क्या है और जहाँ पे ट्रांसलेशन है उनकी हमें ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड की जाए। तो ये लगभग 110 मैंने आरटीआई लगाई थी, जिसका उन्होंने हमें कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। तो तब ऐसा लगा कि इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। तो फिर इन किताबों को मैंने पढ़ना शुरू किया कि जहाँ से उन्होंने उठाए थे, जो हमारी हिस्ट्री है हमारे देश की, तब मैंने वो पढ़नी शुरू की और उससे समझ में आया कि बहुत झूठ पढ़ाया जा रहा है। तो फिर मैंने एक कंपैरिज़न करना शुरू किया कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या है और जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें क्या है। क्योंकि हिस्ट्री आपने कभी भी पढ़नी है तो ओरिजिनल सोर्स से, प्राइमरी सोर्स से पढ़नी चाहिए। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा था। तो सारा हमने टेबुलेट किया और फिर एक हमने यहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस लगाया कि बच्चों को ये राइट होना चाहिए कि वो सच्ची हिस्ट्री जान सकें। तो वो क्योंकि पिटीशन बहुत बड़ी बन गई थी, लगभग 1300 पेजेस की पिटीशन थी, तो कोर्ट ने फिर बोला कि आप ये पिटीशन एनसीईआरटी को भेजिए। अगर वो इसमें करेक्शन नहीं करते हैं, तो फिर आप हमारे पास दोबारा आ सकते हैं। तो फिर हमने वो पिटीशन एनसीईआरटी को दिया। एनसीईआरटी वाले उस पे बैठे रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने एनसीईआरटी को एक और आरटीआई लगाई कि हमारी उस पिटीशन का क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वो क्योंकि किताबें जेएनयू के हिस्टोरियंस ने लिखी थी, तो आपकी पिटीशन उन्हें भेज दी गई है। तो फिर हमें लगा कि यहाँ पर ये बच्चों को न्याय नहीं दे सकते। तब फिर वो मैंने किताब लिखी, ब्रेन वॉश रिपब्लिक, ताकि ये सच लोगों तक पहुँच सके। तो ये है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री। जी। सर, क्या आप कुछ 5-6 जो मेन आपको लगा कि बिल्कुल यार ये तो हिस्ट्री ऊपर से नीचे हो गई है, ये तो बिल्कुल असत्य है, ऐसे कोई 4-5 चीजें जो आपने बुक्स में पाया लिखा हुआ, वो तो मैं जो आपको जी, काफी शॉक? वो सैकड़ों बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन 4-5 आप कह रहे हैं तो जैसे हमारे यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वो आज भी आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स उस पे चलता है। जी। तो 7वीं क्लास की किताब में लिखा हुआ था कि जिसे आज हम साउथ इंडिया कहते हैं, दैट वाज़ नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। अब अच्छा, 7वीं का बच्चा ये 12-13 तो सर वर्ष का हो, सेडिशन है, ये तो सेडिशन है। है तो सेडिशन। और ये लिखने वालों को मैं तो कहता हूँ कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि जिस लेवल पे झूठ बोला गया है, तो अब मेरा ये मानना है कि अगर कोई सच है तो हमें उसे एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए। तो हिस्ट्री में जहाँ भी देखते हैं, कोई भी विदेशी जब आता था तो हमेशा यही बता रहा है कि हिमालय से लेके दक्षिण का जो समंदर है वहाँ तक भारत की जो बाउंड्री है वो एग्ज़िस्ट करती है। ये मैंने फिर अपनी बुक में लिखा भी है कि सबसे पुराना एविडेंस मिलता है मेगास्थनीज का, आज से 2300 साल पुराना। उसके बाद मिलता है ह्यूनसांग का, आज से लगभग 1600 साल पुराना। फिर मिलता है अल-बेरूनी का, आज से 1000 साल पुराना। फिर मिलता है अमीर खुसरो का, आज से 700 साल पुराना। तो सारे प्रूफ हमें मिलते हैं उसके। दूसरा,
आपको एग्जांपल दूं कि जैसे इन्होंने इसमें कोट किया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करते हैं कि आर्यंस बाहर से आए थे। तो हमने जब इनसे मांगा कि आपने किस आधार पे बोला है, तो इनके पास कोई बेसिस नहीं थे, क्योंकि सारी थ्योरी झूठ पे गड़ी हुई है। तीसरा, जो बच्चों को, छठी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और छठी क्लास की एक ही किताब में वो सेंटेंस 4 जगह पे आता है कि वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। अब ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था कि अगर जब आप वेद पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी ऋषिकाओं की लिखी हुई ऋचाएं मिल जाती हैं। जी, तो कोई समाज जो महिलाओं का लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ता है, जो लिखने देता है, वो पढ़ने क्यों नहीं देगा? ये सबसे बड़ी डाइकोटमी इसमें दिखाई दी। चौथा, इन्होंने बताने की कोशिश की कि जो बर्थ, ये जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण ये बोलते थे कि जन्म पे आधारित है। तो मैंने इनसे आर्टिकल लगा के मांगा कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है या कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें से आपने ये बोला कि ब्राह्मणों ने कहा था कि जन्म के आधार पे ब्राह्मण होता है। तो एक भी साक्ष्य ये हमें प्रोवाइड नहीं कर सके। फिर हमने, हाँ, सबसे बड़ा जो मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि आप छठी से लेकर 10वीं तक की जितनी हिस्ट्री की किताबें सारी पढ़ लीजिए, उसमें मुझे सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा दिखा दीजिए जो हमारे देश की परंपराओं को, हिंदू धर्म को पॉजिटिव लाइट में बताता। एक सेंटेंस नहीं आपको मिलेगा। सर चूंकि आप फिजिक्स के बैकग्राउंड से हैं सर, जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो कई बार सोचती है कि आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, ओपेनहाइमर, इसी प्रकार से साइंटिस्ट जो है वेस्ट ने हमको दिए हैं। तो क्या भारतवर्ष का भी कोई फिजिक्स में कोई कंट्रीब्यूशन है, या हम हमेशा ही दूसरों से ही सीखते आ रहे हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स का जो बेसिक टूल है वो मैथमेटिक्स होता है। जो थ्योरी है, अब आप इस तरह का जो विभाजन है वो हमारे समाज में कभी नहीं होता था कि फिजिक्स अलग होगी, केमिस्ट्री अलग होगी। होलिस्टिकली पढ़ा जाता था इसे। फॉर एग्जाम्पल, जो तीनों लॉ हैं उसके, जिन्हें न्यूटन के लॉ बोला जाता है, वो आपको वर्ड बाय वर्ड वैसा नहीं मिलेगा। फर्स्ट और थर्ड लगभग ऐसा लगता है कि जैसे जो सांख्य दर्शन था उसमें से निकल के आता है, सॉरी, वैशेषिक दर्शन में से निकल के आता है। जो सेकंड है वो आपको एग्जैक्ट वैसा मैच करता नहीं मिलता। लेकिन आज जो फिजिक्स की एप्लीकेशन है, इसमें वेस्ट ने बहुत एडवांसमेंट किया जो हमने नहीं किया। आपको जो मशीन्स वहां चलती हुई दिखाई देती हैं, ये एडवांसमेंट उन्होंने किया है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो उन्होंने मेहनत की, हार्डवर्क किया, वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जहां तक फिजिक्स एज सब्जेक्ट की बात है, तो हम जो बेसिक लॉ है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की अगर करें, जिसे हम आगे जाके फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, वो हमारे यहाँ कई सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करती थी, जिसे चोरी करके लिया गया। अब ये कहा जाता है कि पाई की जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप बहुत सारी चीजें जो नहीं कर सकते। पाई की वैल्यू, अल्बेरूनी जब आता है आज से 1000 साल पहले, तो वो बताता है कि यहाँ जो भारत के ब्राह्मण है उन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, और वो अपनी बुक में उसे मेंशन करता है। फिर आइए एस्ट्रोनॉमी पे, जो फिजिक्स का ही पार्ट है। ये एग्जांपल मैंने अपनी बुक में भी कोट किया है। 1800, मतलब 18वीं सेंचुरी के एंड में और 19th के स्टार्टिंग में बहुत डिबेट चल रही थी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर कि कौन सी एडवांस्ड है, क्योंकि तब तक क्या हुआ था कि जो क्रिश्चियंस थे वो वेस्ट की बहुत सारी सिविलाइजेशंस को खत्म कर चुके थे, स्पेशली ग्रीक सिविलाइजेशन को। लेकिन जो ग्रीक के कैलकुलेशन टेबल्स थे, जो उनके एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स उन्होंने बनाए हुए थे, वो इनके पास अवेलेबल थे, उन्हें वे ये स्टडी भी करते थे। मुसलमानों ने जो पर्शियन सिविलाइजेशन है उसे खत्म कर दिया था, लेकिन उनके भी कैलकुलेशन टेबल्स अवेलेबल थे। तो एक वहां पे, अच्छा, आज हम इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन उस समय जो मैथ्स पढ़ रहा होता था वही एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ रहा होता था वेस्ट में। तो जॉन प्लेफेयर नाम का एक मैथमेटिशियन था,
जो इन टेबल्स के कंपैरिजन कर रहा था। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखता है। उसने उस समय के जितने टेबल एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स अवेलेबल थे, उन सबका कंपैरिजन किया। हमारे यहाँ पर जो मेरिडियन माना जाता था, वो उज्जैन में से निकल के जाता था। तो उसने यहाँ पर जो 3-4 स्कूल्स थे, अलग-अलग पंचांग था, उन्हें पढ़ा। उन सब में कॉमन क्या था कि वो एक एपॉक की बात करते थे कि कलयुग इस डेट को खत्म हो और वहां से हमारा जो पंचांग है वो स्टार्ट होता है। तो उसने बोला कि कैलकुलेशन की, उसने सारे तुलना की, तो उसने बोला कि आज की डेट में ये हमें ऐसे दिख रहा है कि लगभग 4600 वर्ष पहले इनका जो कलयुग है वो शुरू होता है। सारे टेबल्स उसमें मैच करते हैं। तो अगर ये हम फेस वैल्यू पे इसको देख रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पहली चीज तो बड़े कमाल की एस्ट्रोनॉमी है इनकी। और दूसरा, ये कमाल की एस्ट्रोनॉमी आज नहीं, 4600 साल पहले थी, क्योंकि जब इन्होंने वो ऑब्जर्वेशंस किए थे। तो 5000 साल तो यहीं तक हो गए। अब किसी भी सभ्यता को उतनी सोफिस्टिकेटेड साइंस तक पहुंचने के लिए भी कई सेंचुरीज लगती हैं। तो वो यही बता रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो ये कैलकुलेशंस हैं, जो एस्ट्रोनॉमी है, वो इससे कई हजारों साल पुरानी होनी चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों को ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। अर्थ का डायामीटर मेजर करना है, ये उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड से बहुत पहले कर लिया था, हमारे जो पूर्वज थे। ये भी अल-बिरूनी अपनी किताबों में मेंशन कर रहा है कि इन्होंने अर्थ का डायामीटर मेजर कर रखा है। आपको ध्यान ये देना है कि अल-बिरूनी जब आया था, उससे भी 500 साल बाद तक यूरोप में लोग ऐसे थे जो अर्थ को फ्लैट बोलते थे। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि वो लोग कितने एडवांस थे, इन चीज मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो इन साइंसेज में कितने एडवांस्ड थे। इनफैक्ट सर, मैं इसमें वेस्टर्न स्कॉलर्स और अरेबिक स्कॉलर्स की प्रशंसा करूंगा कि वो जो भी लिखते थे दे रोट इट ऑनेस्टली विद वट एवर मंशा। जैसे अल बरूनी या ख्वारिज़मी हमेशा अपनी किताबों के पीछे किताब अल हिंद लिखते थे, दैट वी हैव बोरोड दिस नॉलेज फ्रॉम इंडिया। इवन हम्म फिबोनाची इन हिज लिबर अबैका ही मेंशंस दैट ये मैंने हिंदू नंबर सिस्टम बोरो किया है कंपेयर टू व्हाट आवर राइटर्स। सर, अब इस चरण हम्म में अंतिम प्रश्न आपसे पूछेंगे जो कि विलन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जिसको माना जाता है मैकॉले। प्रश्न ये है मेरा सर कि ग्रिफिथ, मोनियर विलियम्स, मैकॉले साहब, इन्होंने तो बहुत अच्छी बुक भी लिखी, व्हाट इंडिया कैन टीच अस एंड ऑल दैट। तो ये लोग इतना पढ़ने में एफर्ट डालते थे, संस्कृत भी पढ़ लेते थे, सब चीज पढ़ लेते थे। तो इसके पीछे क्या मंशा होगी कि क्या इनका प्यार था संस्कृत के लिए कि इतना पढ़ते थे? और फिर हमें इनफैक्ट हमारे पास जो अच्छी भाष्य है लेटेस्ट, वो शायद इन्हीं लोगों से हम लोग, मोनियर विलियम्स, ग्रिफिथ, इन लोगों की ट्रांसलेशन अभी भी कोट करते हैं। तो ये लोगों ने किस प्रकार से हमारा एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त किया, संस्कृत पढ़ाना समाप्त किया, इनके इन्होंने कैसे ये स्ट्रेटजी लगाई कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, और इन्होंने ये पढ़ाई वगैरह क्यों की संस्कृत की और इतने विद्वान बन गए? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये वैसे ही है कि जिस समय मुसलमान यहाँ पे हमले कर रहे थे, तो जब पहला उन्होंने अटैक किया था, जो सफल हुआ था देवालय पे, जो आज सिंध में है, तो उन्होंने गुलेल मंगवाई थी। वो इतनी बड़ी थी कि 500 लोग मिलके उसे चलाते थे, किला ध्वस्त करने के लिए। और उसके बाद उनके पास इस तरह के घुड़सवार थे, जो चलते हुए घोड़े पे भागते हुए तीर से निशाना लगा के कई कई मीटर दूर तक ठीक निशाना हिट कर देते थे। अब इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो मैकॉले वगैरह थे, इन्होंने मेहनत वो तीर चलाने में नहीं की, गुलेल बनाने में नहीं की, इन्होंने पढ़ने में मेहनत की। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी एक तरह से। और इसलिए हमें इसका उनका सम्मान भी करना चाहिए कि उन्होंने जो काम किया पूरी मेहनत करके किया, उसे सुपरफिशियली नहीं किया कुछ भी। और कैसे उन्होंने किया, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक्सपर्ट होते जा रहे थे धीरे धीरे। उन्हें समझ आ गया था कि जैसे चर्चिल का एक बड़ा फेमस कोट है, मैं जो कई बार बोलता हूँ। उसने कहा था कि द कॉलोनीज ऑफ फ्यूचर विल बी द कॉलोनीज ऑफ द माइंड, कि माइंड को आपने कॉलोनाइज कर लेना है। और मैकॉले वगैरह वही काम, चर्चिल तो बहुत बाद में आया है, ये लोग तब से वही करते आ रहे थे। और एक चीज जो मैं इसमें करेक्ट करता हूँ कि जो ये ग्रिफिथ वगैरह की जो ट्रांसलेशंस हैं वेदों की, उपनिषदों की, वो बहुत ही फॉल्टी हैं।
उन्हें कभी रेफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जो संस्कृत आती थी, वो अष्टाध्यायी निष्ठ संस्कृत नहीं थी। तो जी, ये फिर से हमारा वो कोलोनाइज़्ड माइंडसेट ही शो करता है कि आज भी हमें जब एनसीईआरटी वालों ने भी जब अपना रिस्पॉन्स भेजा था, तो उन्होंने उसमें ग्रिफ़िथ को ही कोट करके भेजा था। तब मैंने उसमें बताया था कि आप देखिए इसमें क्या-क्या त्रुटियाँ हैं। और जो आपके क्वेश्चन था कि कैसे किया? तो इसका आंसर फिर से बड़ा सिंपल है कि उसने जो मिनट्स बनाए वो सबने पढ़े हैं, मोस्टली लोग पढ़ते हैं आजकल मैकॉलेज जी, मिनट्स को। लेकिन उसी की जो कमिटी थी उसका एक उससे थोड़ा सबॉर्डिनेट था, जेम्स प्रिंसेप करके। उसने फिर उन्हें रिबट भी किया था। मैकॉले ने एक बात बोली थी कि अब भारत के लोग संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। और इसका प्रूफ उसने क्या दिया था कि जो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज है, उसमें 1 पैसे की कमाई नहीं हुई। लेकिन जो इंग्लिश कॉलेज उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, 1 साल में उसने ₹200 कमा लिए थे। अभी आज से पौने 200 साल पहले ₹200 बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो प्रिंसिप ने बोला कि ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो, ये फॉल्टी प्रेमाइसेस पे बेस्ड है। क्योंकि जो संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, वो ब्राह्मण हैं, जो कभी भी शिक्षा को देके उसका पैसा नहीं लेते, वो इसे पाप समझते हैं और वो कभी नहीं करेंगे। जबकि इंग्लिश पढ़ाने वाला एक क्रिश्चियन है, जो पूरी बेशर्मी से स्टूडेंट्स से पैसे माँगता है, इसलिए वहाँ पर पैसे आए हैं। तो ये इंडिकेटर नहीं है कि लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते। पर क्योंकि वो सबॉर्डिनेट था, तो उसे मैकॉले ने ज़्यादा वेट नहीं दिया। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उसने वेट नहीं दिया, मैकॉले प्रिवेल किया और तब से हम सिस्टम देखते आए जो इतना एंड्यूरिंग था कि आज तक हम उसे झेल रहे हैं। पर सबसे बड़ा विलेन मैकॉले नहीं था, सबसे बड़ा विलेन 1947 में वो आदमी था जो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठा, जिसने उसे चेंज नहीं किया बल्कि और ज़्यादा एक्सेलरेट किया जो डिस्टॉर्शंस थी हमारे समाज में उन्हें। जी। यहाँ पे मैं दर्शकों की जानकारी के लिए सर एक चीज़ बोलूँगा कि जिन्हें हम बहुत ही महान हिंदू नेता समझते हैं, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने पेपल बुल के अंडर काम किया। जो पेपल बुल होता था वो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी के पीछे होता था। तो अगर आपने एक बारबेरिक ट्राइब को पाया तो यू हैव एवरी राइट टू कॉलोनाइज इट। ये पेपल बुल था बेसिकली फतवा पोप का। तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजी कि संस्कृत किस प्रकार से इनको बारबेरिक ही रख रहा है। और खुशी की बात यह है कि राजा राम मोहन रॉय की जो कब्र है उनको दफनाया गया था एज पर हिज विश, वो ब्रिस्टल में है, यूके में है। तो जो लोग अक्सर हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा खत्म कर दी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे और वो सब। तो ये काफी एक बच्चों के साथ धोखा है जो मैं कहना चाहता हूँ सर यहाँ पे। तो इसके साथ मैं सर दर्शकों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक है, अमेज़न पे इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है। थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बुक में, वो क्या पढ़ सकते हैं? थोड़ा-सा दर्शकों के लिए बताएँ। इसमें आप पढ़ सकते हैं जी कि जो आज एनसीईआरटी बुक्स चल रही हैं, जो 2006 से स्टार्ट हुई थी और आज तक कंटिन्यू कर रही हैं, उनमें कौन-कौन सी त्रुटियाँ हैं और जो बुक में दिया है, वो क्या है और ओरिजिनल सोर्सेज़ क्या बताते हैं, उसका कंपैरिज़न करके बताया कि कैसे पिछले 17-18 वर्ष से हमारे देश के बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें अपनी ही जड़ों से काटा जा रहा है, वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। जी। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। जो हमारा प्लान्ड सेशन था उससे भी आगे निकल गया लेकिन फिर भी आपने कंटिन्यू रखा सर। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जो काम आप कर रहे हैं अपनी समिति से और अपने काफ़ी सारे सेशंस से ज़रूर भारत देश में कुछ न कुछ चेंज आएगा क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और इंटरनेट की वजह से खासकर और सोशल मीडिया की प्रेज़ेंस की वजह से ये सारे सिस्टम जिस प्रकार से मीडिया बायपास हो गया उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम भी बायपास होगा और लोग स्वाध्याय का जो मोड है हमारा अष्टांग योगा का उसी पर जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अपनी अपनी खोज निकाल कर रहे हैं। अगेन सर आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं